हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मुस्कान विश्वकर्मा होम साइंस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्राथमिक चिकित्सा का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत। हमें प्राथमिक चिकित्सा करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। तो परिस्थिति पर काबू पाना इसका पहला पॉइंट है। दूसरा है यथासंभव सावधानी, रोगी को सांत्वना प्रदान करना, स्वयं धैर्य धारण करना, घायल को तत्काल चिकित्सा, ठीक है, एम्बुलेंस तथा डॉक्टर बुलवाना, अस्थिभंग, रक्तस्राव, ये सारे इसके टॉपिक्स हैं। दूसरा ये सारी टॉपिक्स है, ठीक है। अब इसके बाद में हमें फर्स्ट एड पढ़ना है। तो चलिए पहला हम पढ़ते हैं। पहला क्या है? परिस्थिति पर काबू पाना। इसको सविस्तार समझते हैं। परिस्थिति पर काबू पाने का मतलब होता है प्राथमिक चिकित्सा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत परिस्थिति पर नियंत्रण पाना है। जैसी बहुत खतरनाक परिस्थिति होती है, उस समय हमें वहाँ जाना है, उन्हें सभी लोगों को एक शांत करवाना है। क्योंकि देखिए, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तब सब लोग बहुत हड़बड़ा जाते हैं और बहुत परेशान होने लगते हैं, भगदड़ मच जाती है। तो जहाँ पे घायल व्यक्ति है, उस जगह की भगदड़ को कम करना मतलब परिस्थिति पर काबू पाना। यथासंभव सावधानी, पीड़ित के बारे में यथासंभव सावधानी रखने का प्रयत्न करना, जैसे घायल अंगों की स्थिति संभालना, रक्तस्राव रोकने का प्रयास करना, जले हुए भाग को घर्षण से बचाना। ये सारी इसकी यथासंभव सावधानी के टॉपिक्स है। ठीक है। तीसरा क्या है? रोगी को सांत्वना प्रदान करना। देखिए, एक बहुत ज़रूरी बात है ये। अगर आप किसी भी रोगी को, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक तरीके से रोगी हो, जैसा भी रोगी हो, उसको अगर आप सांत्वना प्रदान करते हैं तो उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। ठीक है। तो रोगी या पीड़ित व्यक्ति घबराई हुई स्थिति में रहता है, उसे सांत्वना प्रदान करना, मतलब रोगी को सांत्वना प्रदान करना। समझ गए ना इस चीज़ को आप? चलिए, फोर्थ क्या है? स्वयं धैर्य धारण करना। देखिए, ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अगर आप सामने वाले को समझा रहे हो, तो सामने वाले को समझाने के लिए पहले आपको खुद को समझना पड़ेगा। और खुद को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? धैर्य धारण करना पड़ेगा। मतलब कि कामनेस आपके अंदर होनी चाहिए, खुद को संभालने की ताकत होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर सामने में कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी का खून निकलने लगा या फिर कुछ ऐसा हो रहा है, तो उसको देख कर के आप खुद ही एक मरीज़ बन जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने अंदर धैर्य धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ सामने आती है कि सहनशीलता जवाब देने लगती है, ठीक है। किंतु ऐसी परिस्थिति में भी धैर्य धारण करना एक सफल प्राथमिक चिकित्सक का प्रथम कर्तव्य है, ठीक है। आपने इस पॉइंट को समझ लिया। चलिए पांचवा देखते हैं। घायल को तत्काल चिकित्सा। देखिए, कोई घायल व्यक्ति है, उसको तत्काल चिकित्सा मिल जाएगी तो क्या होगा? उसकी जीवन की रक्षा हो जाएगी। हो सकता है कि वो बच जाए। बहुत ज़्यादा घायल है तो भी बच सकता है, अगर आप उसको तत्काल चिकित्सा दिला सकते हो तो, ठीक है। घायल व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि उससे उसके दर्द तथा परेशानियों को कुछ आराम मिल सके। ये भी इसका एक पॉइंट हो सकता है, ठीक है। छठवां क्या है? एम्बुलेंस तथा डॉक्टर बुलवाना। देखिए, आप प्राथमिक चिकित्सा है, लेकिन आप प्राथमिक चिकित्सक हैं, लेकिन डॉक्टर जो कर सकता है, आप स्वयं को एक प्राथमिक चिकित्सा ही बनाएं। क्योंकि आपको डॉक्टर जितनी नॉलेज नहीं है, आपने उतना नहीं पढ़ाई किया है। तो हमारा क्या काम है? हमें पहले तो रोगी की को सांत्वना देना है, उसकी देखभाल करनी है थोड़ी सी, और उसके बाद में आपको दूसरा काम करना है, डॉक्टर को बुलवाना है, ठीक है। और डॉक्टर को बुलवाने के लिए सबसे पहले आपको एम्बुलेंस भी बुलवाना होगा, ताकि रोगी को सही तरीके से डॉक्टर तक पहुंचाया जा सके, या फिर हॉस्पिटल तक, जहाँ उसका सब सामान रखा हुआ है, उसका सारा संसाधन रखा हुआ है डॉक्टर का इलाज करने का, वहाँ तक हमें रोगी को पहुँचाना है, ठीक है। तो रोगी को एम्बुलेंस बुलवाना तथा डॉक्टर को बुलाना। रोगी की देखभाल हेतु यदि उसे अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी हो तो तुरंत एम्बुलेंस बुलवाना चाहिए, अथवा डॉक्टर को जल्दी से जल्दी संपर्क करना चाहिए और बुलाना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित लक्ष्यों पर विशेष ध्यान दीजिए। देखिए, ये जो चीज़ें हैं, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है अगर कोई रोगी व्यक्ति है तो। अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो पहला क्या है? अस्थिभंग। अस्थिभंग मतलब कि अस्थिभंग हुए अंग को अधिक हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। अस्थिभंग जहाँ पर हड्डी टूट जाती है, उस अंग को ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है? रक्तस्राव। गंभीर रक्तस्राव से मरीज की मृत्यु भी की संभावना होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होता है, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होता है तो इससे क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है। अतः रक्तस्राव धमनी का है या सिरा का, यह देखकर उसे रोकने का प्रयत्न करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस बात पर आपको ध्यान देना है अगर आप प्राथमिक चिकित्सा कर रहे हैं तो, ठीक है। तीसरा क्या है? श्वास रुकना। जब एक घायल व्यक्ति है और उसकी सांस रुकने लगे तो इस बात पे भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। दम घुटना या श्वसन क्रिया में बाधा उत्पन्न होने, अर्थात जीवन के लिए खतरा बन सकता है ना। अतः इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि श्वास तो नहीं रुक रही है। अगर आप एक प्राथमिक चिकित्सा कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चौथा क्या है? विषपान। कहीं रोगी ने विषपान तो नहीं किया, जहर तो नहीं लिया। यदि किसी व्यक्ति के ने जहर पी लिया है तो उसे वमन करवाना। वमन करवाना मतलब उल्टी करवाना, ठीक है। पांचवा क्या है? विषैले जीव जंतुओं का काटना। अगर कोई भी विषैला जीव जंतु किसी व्यक्ति को काट लेता है तो उससे भी क्या होता है? उससे भी जहर फैलने लगता है। विष को रक्त द्वारा पूरे शरीर में फैलने से रोकना चाहिए, ठीक है। कि अब क्या पढ़ेंगे हम? फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स क्या है? फर्स्ट एड बॉक्स वो बॉक्स है जिसमें आपके छोटे मोटे जो भी संसाधन है, आपकी तबीयत को ठीक करने के लिए, आपको स्वस्थ रखने के लिए, या तुरंत में तबीयत को ठीक करने के लिए
फर्स्ट एड में ये छोटे मोटे संसाधन पाए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्स की वस्तुएं। फर्स्ट एड बॉक्स में निम्नलिखित वस्तुएं होनी चाहिए: स्वच्छ रुई, बैंडेज, सेफ्टी पिन, छोटी कैंची, पैड्स, है ना, चम्मच, दवाई पिलाने का ग्लास, दवाई पिलाने का ग्लास, ठीक है, आँख धोने का ग्लास, थर्मामीटर, हॉट वाटर बैग, आइस बैग, ग्लूकोज, ग्लिसरीन, टिंचर, आयोडीन स्प्रे, एनासिन, आयोडेक्स, अमृतांजन, ठीक है, जैतून का तेल, विक्स, स्ट्रिप्स, गोलियां, माचिस, चमटी, बर्नॉल, वैसलीन, बेलाडोना की पट्टी, ब्रांडी आदि। ये सारी चीज़ें हमारी काय में होनी चाहिए, फर्स्ट एड में होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्स कैसा होता है? फर्स्ट एड बॉक्स नॉर्मल आपका कोई भी बॉक्स हो सकता है, जो कि वाइट कलर का भी हो सकता है, ट्रांसपेरेंट कलर का भी हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर आपको एक रेड कलर का क्रॉस ज़रूर बनाना है, क्योंकि उससे वो ये मतलब कंफर्म हो जाता है कि वो फर्स्ट एड बॉक्स ही है। ठीक है, वो एक सिंबल है कि वो बताता है कि ये फर्स्ट एड बॉक्स है। ठीक है, पट्टियाँ बांधने के उद्देश्य। अब अगर कोई व्यक्ति घायल है तो उसको पट्टियाँ क्यों बांधना है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहला क्या है, घायल अंग को सहारा देने के लिए पट्टियाँ बांधी जाती है। अब देखो, कोई घायल अंग है, अगर आप उसको वैसे ही छोड़ दोगे तो वो आपको परेशान करेगा, तो उसको सहारा देने के लिए पट्टी बांधी जाती है। ठीक है, दूसरा क्या है, मक्खियों कीड़ों से रक्षा के लिए। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे भी पट्टी की ज़रूरत है। ठीक है, तीसरा है दवा को यथास्थान रखने के लिए। अब अगर आप पट्टी लगा दोगे तो आपकी जो दवाई है वो एक ही जगह पे रहेगी, और अगर आपने पट्टी नहीं लगाई तो हो सकता है कि रुई इधर उधर हो जाए, रुई वहीं ना रहे तो दवाई भी इधर उधर हो सकती है। फिर क्या है, संक्रमण से घाव को बचाने के लिए। कई बार अगर आप खुली हवा में रखते हैं तो कई सारे जर्म्स उड़ते रहते हैं। कई बार हम कहीं वॉशरूम गए तो वॉशरूम में भी बहुत सारे जर्म्स हैं जो एयर में रहते हैं। वॉशरूम एक बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर एयर में ही बहुत सारे जर्म्स रहते हैं, तो इसके लिए हमें पट्टी बांधनी चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, पट्टियों के प्रकार। पट्टियों के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? पट्टियों के 2 प्रकार होते हैं। दुर्घटनाग्रस्त अंग, घाव या घायल भाग को ढकने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मरहम, पट्टी या ड्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसे बहुत अच्छे से ध्यान कर लीजिए। देखिए, आगे देखते हैं। प्राथमिक चिकित्सा में 2 प्रकार के ड्रेसिंग काम में लाए जाते हैं। पहला क्या है, सूखी मरहम पट्टी और गीली मरहम पट्टी। सूखी मरहम पट्टी क्या है? यह मरहम पट्टी घाव की रक्षा करने, घाव को भरने में सहायता देने तथा घाव पर वांछित दबाव डालने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। समस्त घावों के लिए विश्वसनीय मरहम पट्टी कीटाणु रहित फलालेन का टुकड़ा होता है। ठीक है, आकस्मिक दुर्घटना के अवसर पर धुला हुआ रुमाल, बिना छपा साफ कागज भी काम में लाया जा सकता है। अगर बहुत ज़रूरी है आपको तुरंत में तो आप कुछ भी काम में ला सकते हो, किंतु इसका प्रयोग केवल उतने ही समय तक के लिए होना चाहिए जब तक कि कीटाणु रहित मरहम पट्टी उपलब्ध ना हो। ठीक है, मतलब इसे आपको सिर्फ एट अ टाइम यूज़ करना है, आपको परमानेंट यूज़ नहीं करना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, गीली मरहम पट्टी। सूखी मरहम पट्टी के बारे में आपने जान लिया, अब देखते हैं गीली मरहम पट्टी। ये 2 प्रकार की होती है। अब देखिए, सूखी मरहम पट्टी कितने प्रकार की हुई? एक ही प्रकार की, लेकिन गीली मरहम पट्टी 2 प्रकार की है। पहले क्या है, ठंडी सेक वाली मरहम पट्टी और गर्म सेक वाली मरहम पट्टी। तो ठंडी सेक वाली मरहम पट्टी क्या है? यह दर्द को कम करने, सूजन को कम करने के लिए या आंतरिक रक्तस्राव को कम करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। फलालेन या स्वच्छ रुमाल के टुकड़े को, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट दोस्तों, इसके आगे का जो है अब टॉपिक है वो हम बाद में पढ़ते हैं। गीली मरहम पट्टी हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार और पढ़ेंगे। मरहम पट्टी का हमने ये टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय।